नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज आरपी एकेडमी आप सभी के लिए यूनियन बजट लेकर आया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हमने अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जहां पर फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको स्टैटिक पार्ट ही बताने वाली हूँ जो हमारे यूनियन बजट से रिलेटेड है। ओके, दूसरे पार्ट में हम क्या कवर कर रहे हैं? दूसरे पार्ट में हम कवर कर रहे हैं इस बार जो हमारा बजट रिप्रेजेंट किया गया था उसकी सभी डिटेल्स, राइट। अगर मैं बात करूं स्टैटिक पार्ट की, तो यहाँ पर अगर हमारे रेगुलेटरी एग्जाम्स या फिर हमारे यूपीएससी, ठीक है, दोनों की ही बात की जाए तो आपको एक या दो क्वेश्चंस एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के मिल जाते हैं। अलोंग विद दैट आपकी ये इंफॉर्मेशन, आपकी ये नॉलेज आपको हेल्प करती है डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। एंड इन केस आरबीआई थोड़ा भी पैटर्न अपना चेंज करता है तो ये आपके ईएसआई और फाइनेंस दोनों के ही सिलेबस को कवर कर रहा है, तो दोनों में ही कहीं पर भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बात करें अगर यूनियन बजट की, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारा एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। अब अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं हमारे आर्टिकल, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो बजट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बजट के लिए हमारे पास है आर्टिकल 112। ओके, लेकिन बजट एज अ वर्ड हम जो यूज कर रहे हैं ना, ये एक तरीके से जार्गन वर्ड है। जार्गन वर्ड्स कौन से होते हैं? जो कि हम हमारी डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, बट वो कहीं भी आपको डिक्शनरी में या किसी भी फॉर्मल बुक में नहीं मिलते। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बजट देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको क्या वर्ड मिलता है? आपको मिलता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अभी हमारे आरबीआई में भी ना आपके सिलेबस में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक नया ही कॉन्सेप्ट ऐड हो गया है, नया पार्ट बन गया है सिलेबस का, राइट। तो अगर मैं बात करूं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, देखो बहुत सिंपल सी बात होती है। हर एक, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह लेकर चले, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ उसके एसेट्स होते हैं और कुछ उसकी लायबिलिटीज होती हैं। एसेट्स मतलब जो उसके पास में अर्निंग के सोर्सेस हो सकते हैं, है ना, या फिर उनके पास फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, मशीनरीज हो गई, तो वो क्या है? हमारे एसेट्स होते हैं। लायबिलिटीज क्या होती हैं? जो भी हमारी डेट होती है, उधारी होती है, बोरोइंग्स होती हैं, ठीक है, जिनकी हमें क्या करनी है? एक पेमेंट करनी होती है। तो ऐसे ही हमारी कंट्री के लिए भी हम क्या देखते हैं? कुछ हमारे एसेट्स होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज होती हैं। आज वो चीजें भी हम हमारी इस लेक्चर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे क्या आ रहा है? रिवेन्यू एंड हमारी रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स क्या हो गई? इनकम। ओके, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों को ही डिस्कस करेंगे। अब आती है बात की प्रिपरेशन कौन कर रहा है बजट का। देखो, जब बजट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट कर रही होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो उनका ड्यूटी है। ये एक्चुअली किसका होता है? प्रेसिडेंट का, ठीक है। वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट हमारे लिए बजट लेकर आती हैं, राइट। अब अगर हम बात करें कि इसे प्रिपेयर कौन कर रहा है, इसको प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, राइट। आगे देखिए, अगर हम बात करें बजट की, तो बेसिकली ये एक साल के लिए बनाया जाता है और इसको कौन बना रहा है? बजट डिवीजन। ओके, अभी जैसा हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर क्या आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर क्या आ रहा है? हमारी बजट डिवीजन आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर हमारी बजट डिवीजन जो है वो हर साल के लिए बजट बना रही होती है। देखो, बजट होता क्या है? बजट बेसिकली ना हमें बता रहा होता है कि हमें इतनी तो इनकम आ रही है, राइट। अब हम एक बजट लेकर चल रहे होते हैं। जैसे आप अपने घर के लिए बजट बनाते हो, तो घर के लिए बजट में क्या होता है? आपको पता होता है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है। अब आपको पता होता है कि आपके पास में कुछ एक्सपेंसेस होंगे। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि पेरेंट्स की मेडिसिन चल रही हो, हॉस्पिटलाइजेशन के आपके वो हो एक्सपेंसेस। इसके अलावा बेसिक ग्रोसरीज जो आप लाते हो, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आपके होते हैं, है ना। इसके अलावा अगर घर में बच्चे हैं तो वो अपनी क्लासेस वगैरह लेते हैं, स्कूल जाते हैं। और क्या हो सकता है? और भी जैसे हमारे रेंट्स हो सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं? एक पार्ट जो हमारी इनकम का होता है उसको साइड निकाल कर रखते हैं और दूसरे को हम सेव कर रहे होते हैं। तो यहाँ बजट में भी ना हम यही देख रहे हैं कि एग्जैक्टली हमारे एक्सपेंसेस क्या है और हमारी इनकम क्या होगी।
इतना समझ में आया? आगे बात करते हैं। प्रेजेंटेशन अगर मैंने जैसा कि बताया कि किसके बिहाफ पर होता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट जो हैं वो हर फाइनेंशियल ईयर में क्या कर रहे हैं, दोनों ही हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाते हैं। अब जिन लोगों का बैकग्राउंड अपना इसमें नहीं है, अकाउंट्स में नहीं है, उनके लिए ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, देखो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर हम कब से लेकर चलते हैं, 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो यहाँ पर जो भी हम अपने टैक्सेस वगैरह फाइल करते हैं ना, इनकम टैक्स वगैरह, तो वो हम इसमें फाइल कर रहे होते हैं। ओके, समझ में आया? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम फाइनेंशियल ईयर मानकर चलते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाती है। फिर हमारे दोनों हाउसेस, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों में ही इसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब ये भी ना दो पार्ट्स में हो रहा है बजट, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की बात करें अगर, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट को लेकर चल रहा है, बड़ी बड़ी चीजों को ये हमें बता रहा है कि भाई देखो, हमारे पास में वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स आई हुई हैं, तो इन गवर्नमेंट स्कीम्स में हम इतने इतने पैसे खर्च करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने अपने लिए कुछ विजन्स निकाले होते हैं, गवर्नमेंट बता रही होती है कि हम इन इन सेक्टर्स में अपना क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होंगे। तो वो सारी चीजें हम कहाँ बात कर रहे हैं, वो सारी बातें हम कर रहे हैं हमारे पार्ट ए में। ओके, पार्ट बी किसके साथ डील कर रहा है, ये डील करता है आपके फाइनेंशियल बिल के साथ में। तो देखो हम ना 112 ए कर हमारा फाइनेंस बिल होता है। ओके, तो फाइनेंस बिल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, यहाँ पर आपके टैक्सेशन प्रपोजल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं कि हमें कितना टैक्स मिल रहा है, क्या टैक्स के रेट्स हैं, कितना रिबेट हम देते हैं टैक्सेस में। तो बेसिकली टैक्सेशन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हमारी आ जाती है पार्ट बी में। अब अगर मैं बात करूं कि बजट को जब रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उससे बनने से पहले से, ठीक है, और बनने के बाद तक कितने हमारी स्टेजेस रहती हैं, ठीक है। अब हमने बना दिया बजट, बजट को हमने बता दिया कि हम ये काम करने वाले हैं, इसके बाद में भी तो कुछ चीजें होती होंगी, ऐसा तो है नहीं ना कि वो बनने के बाद में ओके सबने तालियां बजाई बात खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब हमारा जो बजट है वो 6 स्टेजेस से निकल रहा होता है। पहला स्टेज है जहां पर प्रेजेंटेशन किया जाता है बजट में, जो आप लोग अपने अपने स्क्रीन पर देख पाते हैं, जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उसको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, प्रेजेंट कर रही होती हैं बजट को। ओके, फिर उसके बाद में एक जनरल डिस्कशन होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बजट को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर उनके ऊपर चीजों को समझा जाता है। अगर आपको लग रहा है कि मान लीजिए आप एज हमारे जो एमपीज है, उन्हें लगता है कि यार यहाँ पर कोई चीज चेंज होनी चाहिए, कुछ गड़बड़ है, कुछ चीजें नहीं समझ आ रही हैं, तो उनके लिए एक जनरल डिस्कशन हो रहा होता है। फिर हमारी डिपार्टमेंटल कमिटीज होती हैं, राइट। हर मिनिस्ट्री में कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स की कुछ कमिटीज होती हैं। तो वो जो डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं वो इसको स्क्रूटनी कर रही होती हैं, चेक कर रही होती हैं कि भाई किस तरीके से ये जो डिमांड्स हैं हमारी वो अप्रूव हुई हैं, क्या हमें आगे चलकर फोरकास्टेड ग्रोथ है हमारी, है ना, ये सारी चीजें पता करते हैं। फिर आती है वोटिंग। तो यहाँ पर जो डिमांड्स की जाती हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, ठीक है, वहां पर वोटिंग की जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद में एक एप्रोप्रिएशन बिल जो है उसको अपन पास करवा रहे होते हैं। अब आप पूछेंगे मैम एप्रोप्रिएशन बिल होता क्या है। देखो यहाँ पर ना गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो क्या करती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ पैसे विड्रॉ कर रही होती है। तो यहाँ पर ना उसी की परमिशन गवर्नमेंट को दी जाती है। बेसिकली ये जो बिल होता है ये गवर्नमेंट को परमिशन दे रहा है कि आप कंसोलिडेटेड फंड से क्या कर सकते हो, कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। अब आपको क्वेश्चन होगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता क्या है। देखिए इसको हम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। अभी बस इतना समझ लो, मोटे मोटे एक्सपेंसेस जो भी गवर्नमेंट के हो रहे हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे हम कंसोलिडेटेड फंड से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि हमें अभी क्या करना है, मिनिस्ट्रीज को पैसे देने हैं, तो वो हम कहाँ से कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड फंड से। अगर हमें पता है कि भाई डिफेंस में कुछ पैसा लगेगा, तो वो कहाँ से कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड फंड से। आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बजट की। अगर हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा बजट है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पेश किया गया है। तो सबसे पहले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं आपको कल दिखाऊंगी कि किस तरह से होती है। वहां पर आपको बताया जाता है कि हमें इतने टैक्सेस मिले हैं डायरेक्टली, इतने इनडायरेक्ट टैक्सेस मिले हैं, इतने हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। फिर डिमांड फॉर ग्रांट्स बताया जाता है कि भाई जो जो ग्रांट्स हमें देने थे हम उतना कितना अमाउंट किस किस को दे रहे हैं। फिर फाइनेंस बिल की बात हो रही होती है, फाइनेंस बिल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट्स जो है हमारी, उसको हम डिस्कस करते हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, तब मैं आपको एकदम डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी। अभी बस ये समझ लो जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमारी इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, कितना उसमें डिफरेंस आ रहा है, कहाँ कहाँ हम इनकम को अपनी यूज कर रहे हैं, ये सारी बातें हम फिस्कल पॉलिसी में कर रहे हैं। फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, जहां पर हम वेरियस स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हम उनके लिए कितना कितना फंड अलॉट कर रहे हैं। देन आती है मीडियम टर्म पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, जहां पर हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू वर्क इन द नेक्स्ट 3 years, या फिर हम फ्यूचर में हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कैसे मेंटेन करेंगे। अब आपको लग रहा होगा फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो देखो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे चलकर हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब आती है बात और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेंडिचर बजट, रिसिप्ट बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, ठीक है, बजट एट अ ग्लांस, कि भाई एक बार में आपको क्या है, बजट एट अ ग्लांस में क्या है, आपको मोटा मोटा सब चीजों के बारे में बता दिया जाएगा, की फीचर्स क्या है वो बता दिए जाएंगे, तो ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं हम हमारे सबसे पहले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, देखो इसी को हम बजट बोल रहे हैं। यही हमारा डॉक्यूमेंट है जो आर्टिकल 112 के अंडर आ रहा है। अच्छा, बजट हमारा कब रिप्रेजेंट किया जाता है, यूजुअली फरवरी में किया जाता है, ठीक है। पहले कब किया जाता था, पहले हमारा उससे जब हमारा ये था, इससे पहले जनवरी में किया जाता था, उससे पहले और भी कुछ मंथ्स में किया जाता था, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी बस याद रखना यूजुअली अभी फरवरी में किया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताया था, तो हमारा कब से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से। अभी से हमने प्लानिंग कर ली 1-2 महीने पहले से ही उसके, ताकि अब आगे जाकर हम अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर पाए। ओके अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, देखो इसकी इम्पोर्टेंस है सबसे पहले तो ये बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी हमें ट्रांसपेरेंसी बता रहा है, हमारी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना रहा है, किसके लिए, हमारी पब्लिक के लिए, है ना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारी, तो डेफिनेटली दे आर वेरी मच अकाउंटेबल टू अस। तो यहाँ पर अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल प्लान्स को हमें डिस्क्लोज कर रहे हैं, एंड उसके हिसाब से हम एज अ पब्लिक ध्यान रखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट किस तरह से वर्क कर रही है। इसके अलावा ये बेसिकली हमें हेल्प कर रहा है हमारी फिस्कल पॉलिसी को सेट करने में, जिससे कि हमें पता रहे कि हमारा खर्चा कहाँ जा रहा है, हमारी इनकम क्या हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकते हैं। ओके, चलो आगे देखो, इसमें हमारे टैक्स रेट्स तक आते हैं और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी आती है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। और क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम रिसोर्सेज जो हैं वो अलोकेट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवेज हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, डिफेंस हो गया, है ना। हर एक चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे कुछ रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं। अब बात करें अगर हम इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अपने किसको, हमारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक है हमारा रिवेन्यू बजट और एक है हमारा कैपिटल बजट। अब मैं बात करती हूँ रिवेन्यू बजट की। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में जो डे टू डे इनकम्स आ रही हैं, है ना, एज अ गवर्नमेंट, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नोट करते हुए चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे टैक्स रिवेन्यूज हो सकते हैं, हमारे इंटरेस्ट पेमेंट्स हो सकते हैं, सैलरीज हो सकती हैं, तो ये सब चीजों को हम किस में कर रहे हैं, ये सब हम हमारे बेसिकली रिवेन्यू बजट में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। काइंड ऑफ हमारे शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस को, ओके, रिवेन्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म। अगर मैं बात करूंगी कैपिटल की, तो कैपिटल हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। यहाँ नंबर्स भी बड़े होंगे, जैसे
2,500 करोड़, 19,000 करोड़, 20,000 करोड़, 2 लाख करोड़। और यहाँ शॉर्ट टर्म वाले में क्या है, हम बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स की बात कर रहे होंगे, 200 करोड़, 250 करोड़, 100 करोड़, है ना, इस तरीके की बातें हो रही होंगी। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं अगर हम कि हमारे पास में कितना एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली यहाँ पर एक एस्टिमेशन होता है और फिर हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, हम हमारे एस्टिमेशन से चेक कर रहे होते हैं कि लास्ट ईयर का एस्टिमेशन कितना था, इस साल का एस्टिमेशन हमारा क्या रहेगा। अब आती है बात आपके लिए कि हमारे कुछ फंड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, तो देखो कंसोलिडेटेड फंड का क्या होता है। कंसोलिडेटेड फंड में हम बेसिकली मोटे मोटे खर्चे की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, कि भाई हमारी जो बेसिकली गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो अपने सभी रिवेन्यूज को और एक्सपेंसेस को यहाँ पर नोट कर कर चल रही होती है। कितने टैक्सेस उनको मिले हैं, क्या प्रॉफिट्स उनको मिल रहे हैं, जो उनकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, बैंक्स होते हैं। इसके अलावा आपने देखा ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे बीएचईएल, एनटीपीसी, तो उनकी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट्स कुछ लोन ले रही है तो वो भी हम कहाँ नोट कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इसके अलावा हम एक्सपेंसेस की भी बात कर रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट रीपेमेंट कर रही है लोन्स का तो वो भी हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही हो रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम एक्सपेंसेस जो हैं, ठीक है, उनको रन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो डेट्स हैं उनको रीपे कर रहे हैं और जो भी हमारी फंडिंग हो रही है उसको भी मैनेज कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे मेजर जो एक्सपेंसेस हैं और जो मेजर इनकम है हमारी, हम वहां पर दोनों ही चीजों को ध्यान रख रहे हैं, अपने पैसे यहाँ पर मैनेज कर कर चल रहे हैं। फिर आता है हमारा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब जैसा कि कंटिजेंसी से क्या मतलब होता है, कंटिजेंसी का मतलब क्या रहेगा आपके लिए, कंटिजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी। ठीक है, तो कंटिजेंसी फंड्स का हम क्या कर रहे हैं, हमारे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो जाते होंगे जो कि हमने सोचे नहीं थे, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उन एक्सपेंसेस को अपना मेंशन कर रहे होते हैं। इस फंड को हम हमारे अनफॉरसीन या फिर बोलोगे इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी के लिए जो पैसे हम यूज कर रहे हैं उसको हम यहाँ मेंशन करते हुए चलते हैं। ठीक है, अच्छा, इस फंड को कौन होल्ड करके रखता है अपने पास, हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन मैनेज कर रहा होता है, इसको मैनेज करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कोई भी, मान लीजिए अभी जैसे ऐसा कई बार होता है ना, कोई बहुत बड़ी नेशनल कलामिटी आ गई, तो जिसमें कि अब क्या करेंगे हम हमारे कंटिजेंसी फंड को यूज कर रहे होते हैं। ओके, समझ में आया। कंसोलिडेटेड फंड में क्या कर रहे हैं, हमारे पास प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, प्लान्ड इनकम रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम यूज कर रहे होते हैं। यहाँ से जो हमारी अमाउंट्स होती हैं वो बेसिकली प्लान्ड चीजों में जा रही हैं। कंटिजेंसी में क्या होगा, यहाँ पर हम जो भी इमरजेंसी में हमारे पास एक्सपेंसेस आ रहे हैं उनको मैनेज कर कर चल रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिजास्टर्स आ सकते हैं, बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकते हैं, तो यहाँ पर हम उन्हीं को मैनेज करके चलते हैं। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो पब्लिक अकाउंट का मतलब क्या हुआ, क्या ये पब्लिक के हाथ में अकाउंट दे दिया जाता है, नहीं, यहाँ पर भी बेसिकली पब्लिक के लिए तो कौन काम कर रहा है, गवर्नमेंट काम कर रही है। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट का ही अकाउंट है जिसमें वो ध्यान रखते हैं कि अगर गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट किसकी तरह काम करेगी, अगर एज अ बैंकर काम कर रही है, गवर्नमेंट एज अ बैंकर। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट या तो बैंकर की या तो हमारे दिए हुए पैसों के लिए ट्रस्टी की तरह काम कर रही है। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप लोग एनपीएफ में पैसे डालते हैं, एनपीएस में, है ना, पीपीएफ फंड्स में अपने पैसे डालते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन सभी पैसों को लेती है और इन्हें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर देती है। ठीक है, आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपको कुछ इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में हम यही सारे जो डिपॉजिट्स हमारी तरफ से हो रहे हैं इनको गवर्नमेंट मैनेज करके रखती है। हमारे जो पैसे जा रहे हैं हम बोल सकते हैं कि उसका सारा लेखा जोखा कहाँ हो रहा है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। आगे समझ में, चलो आगे बात करते हैं अब हम हमारे
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि किस तरीके से हमारे रेवेन्यू अकाउंट के एक्सपेंसेस को हम दूसरे अकाउंट से अलग रख रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक होता है हमारा रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। तो हम क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो शॉर्ट टर्म वाले हो गए और कैपिटल एक्सपेंसेस जो लॉन्ग टर्म के लिए हो गए, राइट। अब आती है बात डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो यहाँ पर किस कॉन्स्टिट्यूशन हमारे आर्टिकल में बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 113 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जनरली जो हमें वेरियस मिनिस्ट्रीज से, डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आती हैं कि भाई हमें इतना इतने फंड की जरूरत है, तो हम उन सभी रिक्वेस्ट पर ध्यान दे रहे होते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखिए 113 आर्टिकल में क्या एक चीज अनोखी है, यहाँ पर जो भी हमारे डिमांड्स आ रहे हैं वो लोकसभा में दिए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। ओके, की पॉइंट्स अगर हम बात करें तो आर्टिकल 113 बोल रहा है कि भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमें कितना एक्सपेंस हो सकता है। ओके, जो कि हमने ऑलरेडी अभी इस पर चार्ज नहीं किया हुआ है। ठीक है, अगली बात, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली हर एक डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्री के हिसाब से क्या करेंगे, उनकी डिमांड को रखेंगे। अब हमारा लोकसभा क्या कर सकता है, या तो इसे डायरेक्टली अप्रूव कर देगा या रिजेक्ट कर देगा, या जो डिमांड मांगी गई है पैसों की, मान लो 1,000 करोड़ रुपए आपसे मांगे गए, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, हम तो क्या करेंगे, सिर्फ 750 करोड़ रुपए ही देंगे। तो लोकसभा क्या कर सकती है, इस अमाउंट को आपका डिडक्ट कम करके भी, रिड्यूस करके भी दे सकती है। ओके, अब आती है बात कंपोनेंट्स की। तो क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे डिमांड फॉर ग्रांट में होते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है, आपके डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो हैं उनको कवर कर कर चल रहा है। जैसे कि अगर आपको अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज देनी है तो वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ सप्लाईज चाहिए तो वो सारी चीजें, कि आपको हो सकता है कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में इसी तरीके से स्टेशनरी के लिए मान लो पैसे चाहिए आपको, या फिर आपके पास में जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है, अब हेल्थ डिपार्टमेंट को माइट भी कुछ मेडिसिन वगैरह हैं जो कि क्या करना है, भेजनी है अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो वो सारे हमारे किस में आ गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब आती है बात कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो मैंने क्या बताया था, लॉन्ग टर्म वाले हमारे एसेट्स यहाँ पर हम लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म वाले एक्सपेंसेस भी ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब क्या हुआ, हमें कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल रोड्स हम बना रहे हैं, तो वो किस में आएंगे, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो हम अगर हमारे एसेट्स में कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो वो हमारे कैपेक्स में आते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है हम एक नई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही स्टार्ट कर रहे हो, एम्स वगैरह ऐसे नए नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, आईआईटीज खुल रहे हैं, तो ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म के लिए खुल रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रही है। फिर हम स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को ग्रांट्स दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट जो है वो लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, तो वो जो लोन्स हमारी गवर्नमेंट दे रही है वो भी हमारे डिमांड फॉर ग्रांट के अंदर आते हैं। ठीक है आपको सारे फंड समझ में आए, ये सारी चीजें समझ में आई। अब आगे देखते हैं प्रोसीजर्स। अब प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे होंगे कि भाई किसको किसको कितना एक्सपेंसेस हो सकते हैं, है ना। हर एक डिपार्टमेंट के लिए हम क्या देखेंगे कि उनके एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं, अमाउंट चेक कर रहे होंगे। इसके बाद में जो डिमांड्स हमें दी गई थी उनको हम प्रेजेंट करेंगे लोकसभा में, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशंस किए जाएंगे जो कि पार्लियामेंट की अपनी कमिटीज होती हैं वो कर रही होंगी। हर एक डिमांड को वो ध्यान से देखेंगी, हर एक डिमांड पर फोकस करेंगी। इसके बाद में वोटिंग की जाएगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम फाइनेंस बिल पर। ये आप खुद से एक बार पढ़ लेना, आपको चीजें वैसे समझ में आ चुकी हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी सिग्निफिकेंस भी क्या है। अब आती है बात फाइनेंस बिल की, जो हमारा किस में आ रहा है, 110 के अंडर आ रहा है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बताएंगे कि कितनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं,
ठीक है, हम उनको फुलफिल कर रहे हैं और उनको किस तरह से फुलफिल किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली टैक्सेस की बात हो रही होती है कि क्या क्या नए टैक्सेस हमने इम्पोज किए हैं, कौन से टैक्सेस हमने हटा दिए हैं, कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जहां पर हमने टैक्स रेट्स को चेंज किया है, तो हो सकता है हमने कुछ चेंजेस किए हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बता रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक होता है आपका मनी बिल। मनी बिल क्या होता है, देखो फाइनेंस बिल के हमारा बेसिकली यहाँ पर लिखा है फाइनेंस बिल का पार्ट, लेकिन फाइनेंस बिल अलग हो जाता है और फाइनेंस बिल का ही एक पार्ट होता है आपका मनी बिल। एक तो होता है जो आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या राज्यसभा की भी अप्रूवल की जरूरत है। मनी बिल ऐसा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अप्रूवल की जरूरत होती है। यहाँ पर हम गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके लिए आरबीआई के लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड अगर आप कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम दे रहे हो, बट अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो प्लीज मनी बिल्स को अलग से एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से पढ़ के जाना, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। ओके, आज आगे बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट मैंडेटेड अंडर एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट किसके बारे में बात कर रहा है कि गवर्नमेंट की फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी हैं, क्या है, किस तरह से उन्हें अपना बजट मैनेज करके चलना है। ठीक है, इसके लिए अलग अलग कमिटीज बैठाई जाती हैं जो गवर्नमेंट को बता रही होती हैं कि आगे चलकर उन्हें क्या काम करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फिस्कल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। एक फिस्कल डिसिप्लिन कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए आपके पापा हैं, आपके पापा ने आपसे बोला मैं आपको सिर्फ साल में 10,000 रुपए ही पॉकेट मनी दूंगा, अब मैं चाहता हूं इस पॉकेट मनी से आप सेविंग्स भी करो, ठीक है, अपने जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं वो भी कर लो, और मुझे चाहिए कि आप फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन कर कर रखो। आप इन 10,000 रुपए में ही काम करो, ऐसा नहीं कि आप 6 महीने में 10,000 रुपए एक बार में खर्च करके मुझसे दोबारा पैसे मांगो। तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करो। ऐसे ही गवर्नमेंट को भी अपने फाइनेंसेस को ध्यान में रखकर यूज करना होता है। उनको भी ध्यान रखना होता है कि गवर्नमेंट के क्या करे, ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग्स ना ले ले, ऐसा ना हो कि हम इंटरेस्ट पेमेंट्स ही करते रह जाएं। ठीक है, इसलिए फिस्कल डिसिप्लिन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ की फीचर्स जो कि हमारे फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट के टाइम पर ध्यान रखे जाते हैं। सबसे पहले आता है मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट। ओके, ये क्या होता है, देखो आपको बेसिकली जो आपकी गवर्नमेंट है उनको क्या करना होता है, उनको 3 साल के लिए ना एक रोड मैप तैयार करना होता है। अब उस रोड मैप में क्या होता है, उसमें होता है कि भाई कितना इनकम उनको मिल सकता है और कितने उनके एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, और इसके बीच में क्या डिफरेंस है। आप सब लोग जानते हो जब हमारे पास प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट्स हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट्स हम निकालते हैं कि कितनी मेरे पास में इनकम आई और कितना मेरे पास एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, जो बचा हुआ पैसा होता है वही हमारी सेविंग्स होती है। अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन गवर्नमेंट तो हमारा मेजरली क्या होता है, हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं और हमारी इनकम जो है, ठीक है, वो कम होती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारे पास में एक डेफिसिट बन जाता है। दो टर्म्स होते हैं आपको याद रखने हैं, एक होता है डेफिसिट और एक होता है सरप्लस। ठीक है, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कमी हो जाना। ठीक है, यू आर हैविंग लाइक सम, आपको कुछ ना कुछ डेफिसिट हो जाएगा चीजों का, यू आर नॉट इन अ पोजीशन जहां पर आप और ज्यादा खर्चे कर पाओ। और सरप्लस में क्या है कि आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें आपके पास बच गई हैं। तो डेफिसिट में हम क्या देख रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट में कि गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की इनकम से ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक फिस्कल रोड मैप तैयार किया जा रहा है अगले 3 साल के लिए, जहां पर हम देखेंगे कि कितना हमारा फिस्कल डेफिसिट रहेगा, कितना हमारा रिवेन्यू डेफिसिट रहेगा, कितना हम डेट रखेंगे अपने पास, और जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस भी हम देख रहे होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजीज की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी चॉइसेस क्या क्या हैं।
ठीक है। और हम इसमें इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स दोनों को देखेंगे। हम देखेंगे हो सकता है गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस किए हो, जहां पर वो चाह रहे थे कि जो हमारी गवर्नमेंट सोसाइटी है उसमें और बेटरमेंट लाया जाए। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है एनवायरनमेंट के लिए उन्होंने एक अच्छा एक्सपेंस किया हो, या फिर उनको लग रहा हो कि कोई भी हमारे जैसे यहाँ पर विमेन होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, राइट, पुअर पीपल होते हैं, तो हमें क्या करना है, उनका अपलिफ्टमेंट करवाना है। तो यहाँ पर हो सकता है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देख रहे होते हैं। आगे समझ में, चलिए आगे बात करें। ये जो दोनों हमारी पॉलिसी स्ट्रैटेजीज थी या स्टेटमेंट्स थी, ये मर्ज हो गई थी 2018 में। ओके, और अब ये क्या है, बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेकर हम चल रहे होते हैं गवर्नमेंट के फिस्कल कंसोलिडेशन प्लान के अंदर। अब आती है बात हमारी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की। तो यहाँ हमने जैसा पहले भी देखा था, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि की अजम्पशंस हम क्या लेकर चल रहे हैं और हमारे प्रोजेक्शंस क्या हैं। मतलब जीडीपी ग्रोथ हमारी कितनी हो सकती है, इन्फ्लेशन हमारा कितना बढ़ सकता है, इंटरेस्ट रेट्स में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, एक्सचेंज रेट्स हमारे कितने हो सकते हैं। एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, इंडियन करेंसी को अगर हम एक्सचेंज करेंगे यूएस डॉलर के अगेंस्ट या फिर यूरोपियन यूरोस के अगेंस्ट, सॉरी, यूरोस के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस हमारा अमाउंट से हम इनको एक्सचेंज कर पा रहे हैं, तो हमारे एक्सचेंज रेट्स क्या है। फॉर एग्जांपल आप क्या देखते हैं, मार्केट में आपने देखा होगा ना, $1 है ना, 1 USD इज इक्वल टू अभी कितना चल रहा है, 86 के अराउंड चल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्सचेंज रेट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। प्रीवियसली रिक्वायर्ड स्टेटमेंट्स, तो पहले क्या रिक्वायर्ड हमें स्टेटमेंट्स चाहिए होती थी, उसके बारे में बात है एग्जाम में। अब इस पर से क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको इसको रीड करना है तो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप से जाकर इसको रीड कर सकते हो। ओके, चलो इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्या है भाई, हमने बात किया था ना, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट की फिस्कल चॉइसेस किस तरह की हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो कितना स्टेबल है, हमारी इकोनॉमी कितनी स्टेबल है, इन शॉर्ट, ठीक है। क्या हम लॉन्ग टर्म में फिस्कल सस्टेनेबिलिटी मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। जैसे बीओपी क्राइसिस हुआ था 1992 में, है ना, तो यहाँ पर हमारा क्या प्रॉब्लम आ रहा था, यहाँ पर यही तो प्रॉब्लम आ रहा था कि हमारे पास में अभी इतनी ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट्स हो रखी थी कि हमारे पास में खुद को सर्वाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए पैसा ही नहीं बचा था। चलिए आगे बात करते हैं हम। अच्छा, इससे रिलेटेड डिटेल्ड नोट्स आपको एफआरबीएम टॉपिक के अंडर मिल जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स में हम क्या देख रहे हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास में शॉर्ट टर्म हमारे एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं और किस तरीके से हमारे पास इनकम आ रही होती है। एंड ये सभी इनकम और ये सभी हमारे एक्सपेंसेस हमारे जो ओवरऑल एसेट्स हैं गवर्नमेंट के, ठीक है ना, वो उन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालें। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। जैसा मैंने बताया था ये किसके लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो बेसिकली ये रेगुलर भी होते हैं नेचर में और रिकरिंग भी होते हैं, मतलब बार बार होते रहते हैं हमारे वाले खर्चे। अब जैसे सैलरीज है, हर महीने पेमेंट करनी है ना, हमको वेजेस पे करते हैं तो एवरी डे हमें वेजेस पे करनी होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आते हैं तो वो भी हमें हर मंथली पेमेंट्स करनी होती हैं। तो ये हमारे किस में आते हैं, ये हमारे रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंडर आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, यहाँ पर जो हमें प्रोसीड्स मिल रही हैं टैक्सेस से, मतलब जो पैसा हमें टैक्सेस से मिल रहा है या फिर हमने कोई और ड्यूटीज लगाई होती हैं, इसके अलावा इंटरेस्ट और डिविडेंड जो मिल रहा होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मान लो बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स निकाले तो बॉन्ड्स में क्या होगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने बेसिकली कुछ अपने जैसे अभी हम देखते हैं, बात करते हैं किसी भी पीएसयू की, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिकली लिस्टेड होते हैं पीएसयूज, आप लोगों को डिविडेंड मिलता है अगर आपने इनके शेयर्स खरीदे, तो ऐसे ही गवर्नमेंट को भी डिविडेंड मिल रहा होता है। ओके, तो ये सब हमारा हम जो रिसीव कर रहे हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर। अच्छा, डिविडेंड पता है ना आप लोगों को, एक बार बता दूं शॉर्ट में डिविडेंड क्या होता है। देखो, डिविडेंड होता है बेसिकली, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कुछ प्रॉफिट अर्न किया है ना, अब
उनके कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके कुछ है ना, जैसे आपने उसके शेयर्स खरीद लिए, मान लो एसबीआई की बात करते हैं, तो एसबीआई के आपके पास कुछ शेयर्स हैं, तो एसबीआई को जब प्रॉफिट होता है तो वो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा क्या करता है, डिविडेंड के फॉर्म में अपने जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको पेमेंट कर देता है, और एक हिस्सा क्या करता है, उसे रिटेन करके रखता है। इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। इनका क्या करता है, इनको बेसिकली री इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है, तो अपनी ही कंपनी में री इन्वेस्ट कर देगा। तो ये आरबीआई बताता है कि किसी भी बैंक को कितना री इन्वेस्टमेंट करना है, कितना अमाउंट जो है रिटेन्ड अर्निंग में रखना होता है। चलो आगे बात करते हैं अब। इसके अलावा हमारे पास है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो इसके हम क्या देखेंगे कि दो बेसिक कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। पहला है नो लायबिलिटी। नो लायबिलिटी में क्या है, यहाँ पर बेसिकली जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो गवर्नमेंट के लिए कोई भी लायबिलिटी नहीं लेकर आएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, गवर्नमेंट को जब टैक्सेस मिल रहे हैं, तो जब गवर्नमेंट को टैक्सेस मिले तो एक अमाउंट उन्हें मिला, ऐसा तो नहीं है ना कि उस अमाउंट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगाकर वापस लोगों को देना है, नहीं, राइट। नो एसेट रिडक्शन। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट बेसिकली रेवेन्यू उनको मिल रहा है, जैसे टैक्सेस मिल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना टैक्स के बदले में गवर्नमेंट अपनी कुछ भी जो भी उनकी पीएसयूज हैं या फिर उनके जो एसेट्स हैं उन्हें बेच रही हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स में हमारी दो कंडीशंस आनी चाहिए। एक तो किसी भी तरह की लायबिलिटी हमारे ऊपर नहीं आएगी, यानी कि हमने किसी भी तरह का लोन वगैरह जो है वो नहीं लिया हो रखा होगा हमें, और दूसरा क्या है, हमारे पास में कोई भी एसेट रिडक्शन नहीं होगा। अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट के लिए क्या क्या उसके रिवेन्यू सोर्सेस हैं, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है टैक्स रिवेन्यू और दूसरा है हमारा नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू की बात करते हैं। टैक्स रिवेन्यू क्या हो गया, जैसे आपके ऊपर लगते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, आप कोई सामान लेने जाते हो उस पर जीएसटी लग जाता है, जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। तो ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, ये हमारे आते हैं टैक्स रिवेन्यू में, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि टैक्सेस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में आपका क्या क्या आ जाता है, इनकम टैक्स आ जाता है, कॉर्पोरेट जो टैक्स पेमेंट कर रहे होते हैं वो आ गया, फिर कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, मान लो आपने शेयर्स खरीदे है ना, अब इन शेयर्स को अगर आपने 24 महीने के लिए अपने पास रखा, मतलब 2 साल के लिए रखा, तो मैं आपसे बोलूंगी आपने लॉन्ग टर्म के लिए क्या किया, कैपिटल गेन किया, आपको लॉन्ग टर्म में कुछ कैपिटल मिला, अब इसमें प्रॉफिट हुआ। या फिर आपने मान लो 1 साल के लिए रखा था, अब 1 साल में आपने जो शेयर खरीदा वो 100 रुपए का था, 1 साल के अंदर अंदर उसका जो प्राइस था वो 150 रुपए हो गया, तो 50 रुपए आपने गेन किए, ये आपका हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसके ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, एक टैक्स लगा देगी, ओके। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जैसे कि जीएसटी आप सभी लोग जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। दूसरा है हमारा नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आएगा, यहाँ पर बेसिकली जितने भी टैक्स रेवेन्यू के अलावा हमारे इनकम रिसोर्सेस हैं, ठीक है, उनको हम लेकर चलेंगे। अब इसको हम अगर बात करें, ये हमारे इंटरेस्ट हो सकते हैं, डिविडेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट क्या हुए, गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया था, अब उस लोन के ऊपर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो जो रेगुलरली उनके पास में इंटरेस्ट पेमेंट्स आ रही हैं, हो सकता है मंथली आ रही हो या क्वार्टरली आ रही हो, तो वो क्या हो गई हमारी, वो हो गए नॉन टैक्स रिवेन्यू। दूसरा क्या है, फी एंड चार्जेस। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली वेरियस सेक्टर्स जो हैं हमारे, ठीक है, वेरियस जो सर्विसेज हैं उनके लिए हमें क्या मिल रहा है, उनके लिए हम बेसिकली कुछ चार्जेस लगाते हैं एज गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, आपके घर पर गैस पाइपलाइन होगी, तो उसमें आप पेमेंट करते हो पहले गैस के लिए, एलपीजी के लिए, तब आपको क्या मिलती है, गैस मिल रही होती है जिसको आप अपनी कुकिंग के लिए यूज करते हो, तो वो क्या हो गई, हमारी फीस हो गई, ठीक है। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, वहां पर आपको क्या करना होता है, कुछ पेमेंट्स करने पड़ते हैं, वो सब चीजें हमारी किस में इंक्लूड होती हैं, वो सभी चीजें हमारी इंक्लूड हो जाती हैं हमारे फीस में, चार्जेस में, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, एक सेकंड और 1 मिनट हाँ जी। अब अगर बात करें हम प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जैसा मैंने अभी आपको ये प्रॉफिट्स वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था कि इसमें से हमें डिविडेंड्स मिल रहे होते हैं, है ना, तो ऐसे ही स्टेट ओन्ड कंपनीज जो होती हैं, गवर्नमेंट की ओन्ड कंपनीज जो होती हैं अलग अलग सेक्टर्स में, वो प्रॉफिट्स का पार्ट बना लेती हैं।
फिर ग्रांट्स इन एड हो सकता है, जैसे बहुत बड़ी कंट्रीज होते हैं, फॉर एग्जांपल यूएस है ना, तो यूएस क्या करेगा, हमें कुछ ग्रांट इन एड दे देगा, हम भी देते हैं हमसे छोटी कंट्रीज को, जैसे नेपाल को, श्रीलंका को, हम क्या करते हैं कुछ पैसे, जब उनके यहाँ पर कोई भी नेशनल कलामिटी आई, कोई प्रॉब्लम आई, तो हम उनको दे देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ग्रांट इन एड की किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी वजह से हम कुछ अमाउंट देते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को या दूसरी कंट्रीज को, जिससे कि वो उससे टैकल कर पाए। इसके अलावा अदर रिसिप्ट्स हो सकती हैं, जहां पर जैसे कि लॉटरी प्रोसीड्स आपके हो गए, कुछ आपने छोटे मोटे एसेट्स जो थे उनको सेल किया, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस क्या है इनकी, ये बेसिकली गवर्नमेंट के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जरूरी होता है। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट हो, सभी को अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए ना कुछ पैसों की कॉन्टिन्यूसली रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो ये बेसिकली जो हमारे पास रिसिप्ट्स आती हैं, ये जो रेवेन्यू आते हैं, ये उन डे टू डे ऑपरेशंस को फुलफिल करने में हमें हेल्प कर रहे होते हैं। चलिए, आगे अगर हम बात करें अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम क्या देखेंगे। देखिए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, जैसे अभी हमने किसके बारे में बात की कि हमारे पास में शॉर्ट टर्म में क्या क्या पैसे आ रहे हैं, क्या क्या इनकम हो रही है। अब हमारी बात हो रही है कि शॉर्ट टर्म में हमारे पास में क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जैसे इनकम हमारे पास बार बार आ रही है, ऐसे खर्चे भी हमारे बार बार होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सैलरीज हमें टाइम टू टाइम पेमेंट करनी होगी, है ना, और हमने हो सकता है कुछ लोन्स ले रखे हो जिसके इंटरेस्ट पेमेंट्स हमें टाइम टू टाइम करनी हो, गवर्नमेंट भी तो लोन्स लेती है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे अदर खर्चेस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट। इसके अलावा डिफेंस में कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो वो सब हमारे किस में आते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो मैंने बताया गवर्नमेंट भी लोन्स लेती है इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, वहां पर उसको इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, सैलरीज और पेंशन्स पे करनी होती है अपने एम्प्लॉइज को, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, है ना। हम लोगों को क्या क्या सब्सिडीज मिल जाती हैं, अलग अलग सब्सिडीज मिलती है ना, फूड में, एजुकेशन में, फर्टिलाइजर्स में, तो वो सभी आपकी इसके अंडर आ जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रांट्स इन एड की, तो यहाँ पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स को और अदर एंटिटीज को स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या दिया जाता है, इनको यहाँ पर ग्रांट्स दिए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, हम भी अपनी छोटी, हमसे जो छोटी कंट्रीज हैं उनको क्या करते हैं, ग्रांट्स दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, श्रीलंका में अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी, तो हमने कुछ ग्रांट्स दिए, है ना। कहीं पर कोई नेशनल कलामिटी आ गई किसी कंट्री में, तो उसके लिए हमने ग्रांट्स दे दिए। फिर डिफेंस एक्सपेंडिचर, यहाँ पर हमें मेंटेन करनी है हमारी आर्म फोर्सेस को, नेशनल सिक्योरिटी को, तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए आपके। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या हो गए, ऑपरेशनल कॉस्ट जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में लग रही होती हैं, ठीक है। ऑपरेशनल कॉस्ट में हर तरह के एक्सपेंसेस आपके आ जाते हैं, जैसे अगर मान लो आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हो या फिर अभी आप आरपीआई में जाओगे, ठीक है, तो वहां पर आपको कुछ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होगे, है ना। इसके अलावा वहां पर बेसिकली आपको इलेक्ट्रिसिटी, एसी वगैरह मिलती हैं, सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, कैंटीन मिलती है, बहुत सारी ऑपरेशनल कॉस्ट ना हर जगह इन्वॉल्व होती हैं, वो सब हमारी आ जाती हैं। फिर आता है आपका सोशल वेलफेयर स्कीम्स, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस किस पर हो रहे होते हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, है ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, तो वो भी हमारे किस में आ जाते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं, ठीक है। इन्हीं के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्हीं के थ्रू हमें असेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इसलिए क्या सिग्निफिकेंस है इनका, कि हमें असेंशियल सर्विसेज, हमें असेंशियल चीजें जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। इसके अलावा जो भी इनकम होती है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वो मिल जाती हैं। और क्या हो रहा होता है, हम बेटर इफेक्टिव मैनेजमेंट कर पाते हैं हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अब आती है बात कैपिटल रिसिप्ट्स की। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटीज क्रिएट कर देती हैं, ठीक है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारी जो गवर्नमेंट है उनको कुछ एसेट्स वगैरह अपने कम करने पड़ सकते हैं, या फिर कुछ नए एसेट्स जो हैं हमारे वो क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है डिफरेंस, यहाँ पर हमें कुछ अमाउंट्स जो हमें रिवेन्यू मिल रहा है वो बड़ी बड़ी चीजों में यूज हो रहा होगा, जिनसे हमें लॉन्ग टर्म रिवेन्यूज मिलते रहेंगे। ओके, थोड़ा सा इन डिटेल इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं
कि हमारे पास में कैपिटल रिसिप्ट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है डेट और एक होता है नॉन डेट। ओके, तो हमारे एक्सपेंसेस और हमारे रिवेन्यूज दोनों को हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे डेट रिसिप्ट्स की। डेट रिसिप्ट्स क्या होती हैं? यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ लोन ले लेगी, ठीक है। अब उस लोन को क्या करेगी? वो उस लोन को यूज कर कर बेसिकली यूज कर रही होगी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर। फॉर एग्जाम्पल कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही होगी, या फिर कहीं और उसको बेसिकली क्या कर सकती है, उनको अपना, जैसे गवर्नमेंट को मान लीजिए कोई एक बड़ा सा प्रॉब्लम उनके सामने आ गया, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर उनके सामने आ गया जिसके लिए उनके पास में अभी अमाउंट नहीं था, तो यहाँ पर उस लोन को यूज कर सकती है, ठीक है। अलग अलग पर्पसेस होते हैं गवर्नमेंट के लोन्स लेने के लिए भी। तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें, इसमें गवर्नमेंट को इस अमाउंट को जो इन्होंने बोरो की है इसको रीपे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? डेट रिसिप्ट्स। डेट क्या होता है? उधारी। ओके, चलिए अब मेजर हमारे सोर्सेस क्या क्या हो जाते हैं डेट रिसिप्ट्स के। सबसे पहले होता है मार्केट बोरोइंग्स। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम बेसिकली मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। कैसे उठाएंगे? गवर्नमेंट क्या करती है? बॉन्ड्स इशू करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। क्या होता है उनमें? बॉन्ड्स में क्या होता है? बॉन्ड्स बेसिकली एक पेपर होता है, ठीक है, एक कागज का टुकड़ा होता है जहां पर एक मैच्योरिटी डेट मेंशन की होती है। मैच्योरिटी डेट मतलब कि यहाँ पर बताया जाता है कि इतनी डेट पर या फिर इस एक टाइम तक हमें क्या करना है? इस पैसे को वापस करना है जो हम बोरो कर रहे हैं। और यहाँ पर हम किससे बोरो कर रहे हैं वो सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं। अब इनकी पेमेंट्स कैसे होती है? इनकी पेमेंट हो रही होती है मंथली या क्वार्टरली, ठीक है। तो हर एक मंथ में मान लीजिए मंथली पेमेंट हो रही है तो इंटरेस्ट पेमेंट की जाती है। अब जिस दिन मैच्योर हो जाते हैं ये, उस दिन क्या करते हैं? उस दिन एक तो इंटरेस्ट पेमेंट्स कर रहे होते हैं, दूसरा जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट बोरो किया होता है, ठीक है, प्रिंसिपल हमने जो बोरो किया है उसको हम क्या करेंगे? अपना रीपेमेंट करेंगे। तो ये कब करते हैं हम? एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड। ओके, तो ये हमारी होती है मार्केट बोरोइंग्स। फिर आते हैं लोन्स हमारे एक्सटर्नल सोर्सेस से। यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं? हम फॉरेन गवर्नमेंट से या फिर जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया है ना, इन सब से क्या कर रहे हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है ना, वहां से हम बोरोइंग्स कर रहे होते हैं। फिर लोन ले सकते हैं हम आरबीआई से। आरबीआई कौन है? आरबीआई बैंक होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। गवर्नमेंट का बैंक कौन है? आरबीआई है। अब जैसे आप अपने बैंक से जाकर लोन लेते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट आरबीआई से लोन ले रही होती है। और क्या हो सकता है? स्मॉल सेविंग रिसिप्ट्स होती हैं। तो अभी आप जो पैसे पीपीएफ में लगा रहे हो या फिर किसान विकास पत्र में लगा रहे हो, एनपीएस में लगा रहे हो, गवर्नमेंट वहां से भी कलेक्शन करती है। एंड एट द एंड ऑफ द, जैसे ही आपकी खत्म होता है ना, सीनियर सिटीजन वाले उस पर आ जाते हो आप 60 साल की उम्र में, तो आपको क्या होता है? ये सारे पैसे धीरे धीरे गवर्नमेंट वापस करती रहती है। ओके, अब आती है इंपॉर्टेंस क्या है इनकी। तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, उसको फाइनेंस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये सोर्स ऑफ फंड बन गए। ये सभी क्या है? सोर्स ऑफ फंड बन गए। यहाँ से गवर्नमेंट को फंड्स मिल रहे हैं ताकि वो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर पाए, उनकी फाइनेंसिंग कर पाए। ओके, तो जैसे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स, यहाँ पर इनको यूज करना है। दूसरा, आप अपना फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस कर पाते हो। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप अपनी जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं उसको, उनमें ही आपकी ये वाली इनकम या ये जो आपको अमाउंट मिल रही है इसको भी ऐड कर रही हो। फिर आता है एग्जिस्टिंग डेट जो है आपका, उसको भी आप रीपे कर सकते हो। मतलब आपने क्या किया? एक जगह से लोन लिया और दूसरे जो जगह है वहां का लोन रीपेमेंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे की चीजों में बढ़ सकते हैं। देखिए, अब अगर मैं बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम क्या कर रहे होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम हमारा एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस हमारी किस किस चीज में हो सकती है? सबसे पहले तो अगर हमें मशीनरी को डेवलपमेंट करना है, ठीक है, तो उसमें हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनको नई मशीनरीज खरीदनी है, नई बिल्डिंग्स बनानी है और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज करनी है, जैसे एम्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, या फिर और नए स्कूल्स खोलने हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज खोलनी है, तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंसेस हो रहा होगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर या तो हम हमारे फिक्स एसेट्स पर
कुछ ना कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, उनको एक्वायर कर रहे हैं। अब आपको दोनों चीजें अच्छे से समझा देती हूँ कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं और फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने का मतलब क्या हुआ। देखो, जैसे लैंड हो गया, है ना, लैंड कितने का आता है आपको, अगर गवर्नमेंट को परचेस करना है तो गवर्नमेंट तो अच्छा खासा अमाउंट यूज कर रही होती है ना, हजारों करोड़ों लग जाते हैं। मशीनरीज की बात करें, ठीक है, तो मशीनरीज जो हमारे बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती हैं, कैपिटल गुड्स वगैरह बनाने में हम यूज कर रहे हैं, तो ये सब हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। हम एक बार इनको परचेस करते हैं और फिर हम 50-60 साल तक के लिए इनको यूज कर रहे होते हैं, तो ये हमारे हो गए फिक्स्ड एसेट्स। अब इनको या तो हम नया परचेस कर रहे होते हैं, या फिर इन्हीं को हम और अच्छा बना रहे होते हैं, इनमें ही कुछ और हमने फीचर्स ऐड कराने होते हैं, तो वो सब हमारा क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंसेस का पार्ट हो गया, जो कि हमें इन फ्यूचर प्रॉफिट्स जनरेट करके देगा, और अभी हमें उस पर क्या करना है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होता है, राइट। अब मैं बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या हमारा मनी स्पेंट इन्वॉल्व होता है, तो अगर मैं बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हो सकता है कि आपने कुछ नए एसेट्स जो हैं उनको एक्वायर किया हो या परचेज किया हो, या फिर किसी पुराने एसेट को ही अपना अपग्रेड किया हो। जैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो सॉफ्टवेयर्स भी जो बहुत बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, वो भी हमारे क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट का ही पार्ट होते हैं। तो हम हो सकता है उन्हें अपग्रेड कर रहे हो, या फिर हमारी मशीनरीज को ही अपग्रेड कर रहे हो, या फिर पुरानी जो हमारी मशीनरीज थी उनको हम रिपेयर करा रहे हो, रीपेमेंट कर रहे हो हमारे लोन्स का। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाती हैं, ये सारी चीजें हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्रिएशन कर रहे हैं हमारे एसेट्स का, जो कि लॉन्ग टर्म में यूज होंगे, और हम क्या करेंगे, हमारी इकोनॉमी को ये एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। आगे बात करते हैं अब हम इसके सिग्निफिकेंस की, तो क्या करेगा, बूस्ट कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ को, क्योंकि हमारे लिए अब क्या क्या जॉब्स क्रिएशन भी करवाएगा, रेवेन्यूज भी लेकर आएगा, है ना, लॉन्ग टर्म में हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इम्प्रूव हो रहा है। हो सकता है जैसे अगर हमने जैसे बात किया कि हम स्कूल्स बनवा रहे हैं, या फिर हम हॉस्पिटल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या देखेंगे हम, यहाँ पर हमारे जो सोशल वेलफेयर की ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें मीट कर पा रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कर पाएंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं हमारे तीनों अकाउंट्स की। तो जैसा मैं ऑलरेडी आपको कंसोलिडेटेड फंड के बारे में बता चुकी हूँ, तो अब हम इसे जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से दे चुकी हूँ इसमें। यहाँ हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हमारे जो भी गवर्नमेंट के रिवेन्यूज आ रहे थे और एक्सपेंसेस हो रहे थे, हम सभी को लेकर साथ में चल रहे थे, ठीक है। अगर बात करें कि किस आर्टिकल के अंडर आता है, तो ये आता है आपका आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से रिवेन्यूज आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो भी प्रॉफिट्स आपको पीएसयू से मिल रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट अपनी जनरल सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है, जैसे मैंने बताया था ना, फी और चार्जेस गवर्नमेंट लगा रही होती है, वो डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट्स। डिसइन्वेस्टमेंट क्या हो गया, गवर्नमेंट अपने कुछ शेयर होल्डिंग जो होती है उसको बेच देती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में से गवर्नमेंट कुछ परसेंट शेयर्स अपने बेच देती है, वो जो परसेंट शेयर्स गवर्नमेंट अपने बेचती है उससे उसे इनकम हो रही होती है ना, इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, और इससे जो इनकम हो रही है वो क्या हो गई, डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट्स, ठीक है। और डेट रीपेमेंट, तो जो भी हम डेट रीपेमेंट्स कर रहे हैं वो भी इसका पार्ट होते हैं। देन लोन रिकवरीज, हमें लोन्स जो हमने दिए थे उससे जो अमाउंट मिला है हमें वापस, जो प्रिंसिपल हमें मिल रहा होगा या इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सब हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। अब इसमें हमारे पास अगर हम बात करें कि क्या क्या चार्जेस हमारे लग रहे हैं, तो बेसिकली ये जो डिसबर्समेंट्स होते हैं, डिसबर्समेंट्स मतलब जो पैसे हमारे निकल रहे हैं, जो पैसे हम यहाँ से निकाल रहे हैं, वो नॉन वोटेबल चार्जेस पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हमें इसमें गवर्नमेंट से बार बार वोटिंग करवानी पड़ रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कौन कौन से हमारे एक्सपेंसेस और आते हैं, तो जो सैलरीज या फिर अलाउंसेस हम हमारे प्रेसिडेंट्स को, स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन को, इसके अलावा सैलरीज या अलाउंस हम सुप्रीम कोर्ट जजेस को या हाई कोर्ट जजेस को दे रहे होते हैं, पेंशंस, ठीक है, वो सब हमारे किस में इन्वॉल्व होते हैं, वो सब हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आते हैं।
पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के बारे में क्या बताया था हमने? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जो पैसे जैसे पीपीएफ के थे, एनपीएस से हमारी जो रिसिप्ट आ रही थी वो हम इन्वॉल्व करके चल रहे थे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो फंड्स हमें ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट मिल रहे हैं, ठीक है, उनको हम पब्लिक अकाउंट में लेकर आते हैं। यहाँ गवर्नमेंट किसकी तरह एक्ट कर रही थी? या तो बैंकर की तरह एक्ट कर रही थी या फिर ट्रस्टी की तरह एक्ट कर रही थी, है ना। दो चीजें बताई थी मैंने। तो यहाँ पर क्या है, अगर गवर्नमेंट ट्रस्ट की तरह एक्ट कर रही है तो यहाँ पर वो क्या देखेगी, हमारे जितने भी पीपीएफ है, स्मॉल सेविंग कलेक्शंस है, इनकम जो हो रही है गवर्नमेंट को, ठीक है, अलग अलग उससे जैसे कि रोड डेवलपमेंट, प्राइमरी एजुकेशन, तो ये सब हमारे पब्लिक अकाउंट में आते हैं। और क्या क्या आते हैं, क्या नहीं आते हैं, अगर हमने कोई भी फाइनली पेमेंट्स की है हमारे पर्सन अथॉरिटीज को जो कि उन्होंने पहले डिपॉजिट किए थे, ठीक है, पार्लियामेंट्री अथॉराइजेशन फॉर सच पेमेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर हमें पार्लियामेंट से किसी भी अथॉराइजेशन की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट जैसे लोकसभा और राज्यसभा के पास में जाकर उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। मेजर हेड्स अगर हम बात करें तो क्या क्या है आपके यहाँ पर, मतलब मेजर कैटेगरीज क्या क्या है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की? सबसे पहले आ जाएगा स्मॉल सेविंग, प्रोविडेंट फंड और अदर अकाउंट्स। फिर आते हैं रिजर्व फंड्स, जिनको आप कहीं यूज नहीं कर रहे होते हो, इनको आप बफर की तरह यूज रख रहे होते हो, ठीक है। डिपॉजिट्स जो आ जाते हैं आपके पास इन एडवांसेस, एडवांसेस हम लोन्स को बोलते हैं, याद रखना, ओके। फिर सस्पेंस एंड मिसलेनियस, सस्पेंस अकाउंट्स क्या होते हैं? देखो, कुछ अमाउंट ऐसी होती है जिसका हमें पता नहीं होता है या जिसकी एंट्रीज हमसे मिस हो जाती हैं कि इनका सोर्स क्या है, ठीक है, तो उनको हम कहा मेंशन करते हैं, सस्पेंस और मिसलेनियस अकाउंट्स में डाल देते हैं। और रेमिटांसेस, रेमिटांसेस जो हमें दूसरी कंट्री से अमाउंट मिल रहा होता है, इनकम मिल रहा होता है। कंटिजेंसी, कंटिजेंसी फंड के बारे में क्या बताया था मैंने? यहाँ मैंने बताया था कि इमरजेंसी में जो हम फंड्स यूज कर रहे हैं, अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर जो हमारा हो रहा है उसको हम इन्वॉल्व करके रखते हैं। ये कौन से आर्टिकल में आ रहे हैं? ये आपके आते हैं आर्टिकल 267(1) में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर ये आर्टिकल 267(1) में कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को हम इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। एक सेकेंड ना, चलिए अब आती है बात हमारी कंटिजेंसी फंड की। तो ये हमें डिस्पोजल पर किसके होते हैं? प्रेसिडेंट के। मतलब कि यहाँ पर जो भी हमें अमाउंट चाहिए ये हमारा होल्डर इस अकाउंट का होता है, कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। और इसको मैनेज कौन कर रहा होता है? मैंने ऑलरेडी ये चीज बता दी है वैसे, आपके फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। चलिए अब कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके बजट से रिलेटेड। तो पहला आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं और गवर्नमेंट की जो इनकम है उनका डिफरेंस। अगर वो डिफरेंस नेगेटिव होता है तो हम क्या बोल रहे होते हैं? हम बोल रहे होते हैं कि हम एक डेफिसिट में हैं, राइट। तो यहाँ क्या है? डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स टोटल एक्सपेंडिचर, ओके। चलिए इसके बाद में बात करें, फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन कब आ रही है? जब हमारे एक्सपेंडिचर जो है वो हमारी इनकम से ज्यादा है। अगर रिकरिंग हो रहा है तो इसका मतलब गवर्नमेंट के पास जो सोर्सेज हैं उससे ज्यादा गवर्नमेंट अपनी क्या कर रही है? एक्सपेंसेस कर रही है, जिसकी वजह से बार बार क्या हो रहा है? फिस्कल डेफिसिट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? या तो इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया हो, हमारे जो रिवेन्यूज थे टैक्सेस वगैरह से मिल रहे थे पैसे वो कम हो गए, या फिर हमारी जो स्पेंडिंग थी गवर्नमेंट की वो बहुत ज्यादा हो गई। तो अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन सब पर पैसे खर्च कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंटरेस्ट पेमेंट्स में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही है तो ये एक खतरनाक बात होती है। इसके भी बारे में अभी हम आगे ही पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। चलो तीसरा, कोई नेचुरल डिजास्टर्स या फिर इमरजेंसीज देखने के लिए मिल गई। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है हमारे फिस्कल डेफिसिट की? डेफिसिट में कैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स? देखो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि हो सकता है हम कोई फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स देंगे, तो वहां पर ठीक है, अच्छी बात है। हो सकता है हम हमारे सोशल वेलफेयर में इस अमाउंट को यूज कर रहे हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है। हो सकता है जॉब क्रिएशन में यूज कर रहे हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, तो हो सकता है कि पब्लिक सर्विसेज में होने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए मिले। पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स को हम फाइनेंस कर रहे हो, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हो, या जॉब क्रिएशन में। नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हो जाएंगी?
डेट बर्डन बढ़ जाएगा, अब हमें इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा करने पड़ेंगे। इन्फ्लेशन हमें देखने के लिए हो सकता है मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा मनी सप्लाई होगी तो हम क्या देख रहे होंगे कि फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, फिस्कल डेफिसिट की वजह से अब हमारे पास मनी सप्लाई भी बढ़ गई, मनी सप्लाई बढ़ गई तो इन्फ्लेशन ज्यादा देखने के लिए मिल गया, ठीक है। फिर इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, ठीक है, वहां से हो सकता है कि हमारे जो लोग हैं वो अब क्या करें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स करना नहीं पसंद करें, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरो कर रही होगी तो हमें इंटरेस्ट रेट्स में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। देखो होता क्या है ना, अगर गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बोरो कर रही होती है तो उनकी क्रेडिट रेटिंग्स कम हो जाती हैं, या हम ये बोल सकते हैं उनके ऊपर से लोगों का फेथ कम होने लग जाता है। जब फेथ कम होने लग जाता है तो रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है, उनको लगता है यार ये तो हो सकता है गवर्नमेंट की डिफॉल्ट मार जाए, तो वहां पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं। जहां पर भी रिस्क ज्यादा होगा वहां पर लोग इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इसको इतना ही याद रखो। इसके अलावा और क्या हो सकता है, हमें बैलेंस करनी हो सकती है हमारे पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को। तो अगर कोई कंट्री बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट के ऊपर डिपेंडेंट है तो हो सकता है कि इसे फॉरेन सोर्सेस से पैसे बोरो करने पड़े, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए आरबीआई के पास में बहुत अच्छे से क्या थे, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स थे, ठीक है, कुछ करेंसीज थी, यूएस डॉलर्स, यूरोस काफी अच्छे से अमाउंट में थे, गोल्ड था। अब क्या हुआ, अब क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बोरोइंग्स कर ली तो ये सारी जो भी हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स थे ये हमें दूसरी कंट्रीज को उनका जो भी हमने डेट लिया था इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों में ही पेमेंट में यूज करना पड़ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट की टोटल इनकम और रिसिप्ट्स में क्या क्या आ जाता है, सभी तरह के टैक्सेस, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिवेन्यू रिसिप्ट्स का पार्ट होंगे। नॉन टैक्स रिवेन्यूज में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, जो भी हमारे इंटरेस्ट रिसिप्ट्स थे, डिविडेंड्स मिल रहे थे, एक्सटर्नल ग्रांट्स हमें जो मिल रहे थे, ठीक है, अलग नॉन टैक्स रेवेन्यूज हमें मिल रहे थे, या फिर हमारे यूनियन टेरिटरीज वगैरह से जो अमाउंट्स मिल रहे थे। यूनियन टेरिटरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है ना, इसलिए हमने यहाँ पर इसको मेंशन किया। फिर आती है बात एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट में हम क्या देख रहे हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स हो सकती हैं और ग्रांटेड एड हमें करना पड़ सकता है। अब फिस्कल डेफिसिट को हम कैसे मीट करते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं, ऐसा एग्जाम के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप इस पार्ट को चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है पहले क्या करेगी, पैसों को बोरो कर रही होगी, ठीक है, तो क्या कर रही है, जो पेमेंट अपने डेट की करनी है उसके लिए दोबारा से बोरोइंग्स कर रही है। फिर इसके बाद में इनको बोरो कर कर जो भी पैसे वापस देने थे लोगों को वो देने पड़ेंगे। और क्या कर सकती है, बॉन्ड्स इशू कर सकती है, सिक्योरिटीज अपनी इशू कर सकती है, और इनको क्या करेगी, इनको बैंक्स के थ्रू बेच देगी और यहाँ से कुछ अमाउंट्स ले सकती है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं ना वो बहुत सेफ इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं, इसीलिए लोग इनको खरीद भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट डेफिसिट सिचुएशन को यूज कर कर अपनी पॉलिसीज को और स्कीम्स को एक्सपेंड भी कर सकती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात रिवेन्यू डेफिसिट की। देखो फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये आपके कोर्स के अलग अलग चीजों के पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यूनियन बजट पढ़ा रही हूँ, ओ माय गॉड एक सेकेंड ना, ये थोड़ा सा नॉइस ज्यादा आ गया, एक सेकेंड। लोग इतना हॉकिंग करते हैं ना, सर में दर्द हो जाता है, अच्छी आदत नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली देखिए सबसे पहले रिवेन्यू डेफिसिट समझ लेते हैं। रिवेन्यू डेफिसिट में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसमें भी हम सेम कर रहे हैं कि हमारी जो भी रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं उसमें से हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली करेंट इनकम जो हमारी है, करेंट इनकम बोले तो शॉर्ट टर्म, ठीक है, करेंट अगर आपको करेंट एसेट्स कहीं देखने के लिए मिलते हैं या करेंट इनकम आपको देखने के लिए मिलती है तो क्या समझ जाना है आपको, आपको समझ जाना है लेस देन इक्वल टू 1 ईयर की बात हो रही है। ओके, ये थोड़ा बीच में लिख दिया मैंने, इसको इरेज कर देती हूँ। हम्म, तो करेंट इनकम की और करेंट एक्सपेंडिचर्स की अगर बात हो रही है
तो मतलब लेस देन 1 ईयर। तो यहाँ पर हमारा वही डिस्कस हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, अपने डे टू डे ऑपरेशंस को मीट करने के लिए जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं। अब हमने इसको भी डिवाइड किया था ना कि हमारे एक तो टैक्स रिवेन्यूज होते हैं और एक नॉन टैक्स रिवेन्यूज होते हैं, तो ये भी हम पढ़ चुके थे। आगे बात करते हैं हमारे, अगर हम इसे और ज्यादा डिवाइड करना चाहें तो कुछ होते हैं हमारे प्लान रेवेन्यूज, जो कि हमारे ऑलरेडी प्लान में आते हैं कि हमें यहाँ यहाँ खर्चे करने हैं। कुछ होते हैं नॉन प्लान जो हमें सडनली कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ जाते हैं, हमारे प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होते। ठीक है। अच्छा, रिवेन्यू डेफिसिट क्यों हो सकता है? हो सकता है कि मार्केट स्लो चल रहा हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो रही हो, या फिर टैक्स कलेक्शन ज्यादा नहीं कर पाए हम। ठीक है। अगर मार्केट स्लो है तो भी क्या होता है, डिमांड्स हमारी कम हो जाती हैं, तो टैक्स कलेक्शन ऑफ कोर्स कम हो जाएगा। टैक्स बेस हमारा इनएडिक्वेट है। ठीक है। जैसे अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, 12 लाख तक का क्या करा है, इनकम का बोल दिया है कि यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो टैक्स इनकम थी, टैक्स रेवेन्यू था, वो कम हो जाएगा। क्योंकि जितने लोगों को अब टैक्स देना था उसमें से 1% ऑफ पीपल जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा हम हो सकता है सब्सिडीज में बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हो। कई बार तो गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, अपीजिंग पॉलिसी अपनाती है, जहां पर जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो और भी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही होती है सब्सिडीज में या वेलफेयर प्रोग्राम्स में। ठीक है। चलिए, इसके अलावा बात करें अगर हम, इम्पैक्ट क्या है इसका, बहुत ज्यादा बोरोइंग्स लेनी पड़ेंगी। अब डे टू डे ऑपरेशंस तो कंप्लीट करोगे ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोरो करने पड़ेंगे पैसे। ठीक है। और क्या करना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ कॉम्पीट करना पड़े, जिसकी वजह से क्या होगा, अब हम क्या चाहेंगे, हमें पहले पैसे मिल जाए। जो इन्वेस्टमेंट लोग प्राइवेट सेक्टर में करते हैं अब वो गवर्नमेंट के साथ करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो हमारी बोरोइंग्स है वो ज्यादा सेफ और सिक्योर मानी जा रही हैं, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर पर हमारा इम्पैक्ट आएगा, तो वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। फिर असेंशियल सर्विसेज जो हैं, ठीक है ना, उनकी क्वालिटी पर हम देखेंगे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मिलेगा। अब गवर्नमेंट के पास उतने पैसे नहीं हैं, तो हो सकता था कि वो जो हेल्थ सर्विसेज हमें पहले प्रोवाइड कर रहे थे अब उतना नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। फिर जो हमारी फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी यहाँ पर हो सकता है कि देखने के लिए मिले कि कम हो गई। मान लो कोई भी ऐसी सिचुएशन चल रही है, इसमें कोई और इमरजेंसी आ गई, तो क्या होगा, और बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लो, मान लो किसी महीने में आपने छुट्टियां ज्यादा ली और आपका क्या हुआ, आपकी लग गई पेड लीव्स। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको पैसा मिला नहीं। अगर आपको पैसा, अनपेड लीव सॉरी, अगर अब आपको पैसा नहीं मिला तो आपकी इनकम हो गई कम। इसी टाइम पर मान लो खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आ गई, किसी की तबीयत खराब हो गई या कुछ हो गया, तो खर्चे और बढ़ गए, है ना। तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। अब हमें क्या करना है इसको मीट करने के लिए, यहाँ पर या तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने खुद के कुछ एसेट्स को बेच देगी, या फिर कुछ बोरोइंग्स कर लेगी, है ना, या फिर क्या करेगी, टैक्स रेट्स बढ़ा देगी, जिससे कि क्या होगा, लोगों को और ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट को कुछ अच्छे, जो बहुत ही हमें नुकसान कर सकते हैं पब्लिक को, वैसे मेजर्स भी लेने पड़ सकते हैं। ओके। रिवेन्यू डेफिसिट का सिंपल सा मतलब है कि आपकी जो मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट है, ठीक है, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ कमी चल रही है। गवर्नमेंट को अपने डे टू डे ऑपरेशंस मीट करने में दिक्कत आ रही है। गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बर्डन से, डेट बर्डन जो है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से इंटरेस्ट पेमेंट्स भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो हैं हम बोल सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए पैसे नहीं है ज्यादा, तो हम क्या कर रहे होंगे, हमारे जो लॉन्ग टर्म वाली इन्वेस्टमेंट्स थी, या जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास कुछ पैसे थे, रिवेन्यूज थे, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसका कुछ हिस्सा शॉर्ट टर्म में भी लगाना पड़ेगा। ठीक है। ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको जब फिस्कल डेफिसिट पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि हो सकता है गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में दे रही हो, है ना। इसीलिए हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आता है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उनकी बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स इतनी ज्यादा हाई हो चुकी हैं कि जिसकी वजह से अब उनका मेजर पैसे का अमाउंट जो है वो किधर जा रहा है,
अब पहले प्राइमरी डेफिसिट को समझ लेते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट हमारे लिए क्या होगा। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट का ना सबसे पहले आप फॉर्मूला समझो। प्राइमरी डेफिसिट है कि आपके करेंट ईयर का जो फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है, रुको एक सेकेंड, इसका लिख के दिखाती हूँ। तो पीडी लिख सकते हैं हम इसको, पीडी प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू जो आपका फिस्कल डेफिसिट है माइनस कितनी आपने इंटरेस्ट जो है पेमेंट की है अपनी बोरोइंग्स पर। ओके, तो इंटरेस्ट पेड। अब यहाँ पर अगर हमारा मान लो कि ये इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज्यादा हाई होगा, अगर हमारा इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज्यादा हाई हुआ, इसका मतलब पीडी हमारा कम आया, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हमारी कंट्री एक अच्छी जगह अपना जो भी फिस्कल था, फिस्कल डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन नहीं करके चल रही है, अपने पैसों को सही से मैनेज नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट अगर हाई है तो हम कब खुश हो सकते हैं, जब हमारे पास नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हो। लेकिन इस सिचुएशन में तो ऐसा हो ही नहीं रहा ना। इस सिचुएशन में तो जो हमारा पैसा है वो सारा का सारा, हमारा जो रेवेन्यू है, हमारी जो इनकम है, वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में ही खर्च हो जा रही है। ओके, चलिए, तो इसीलिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है हमारी, उनको अपने अंदर इंक्लूड नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा, ये हमें ये भी बता रही होती है कि हमें एडिशनल कितने फंड्स की जरूरत हो सकती है, ठीक है, एज अ गवर्नमेंट, जिससे कि हम हमारे करेंट एक्सपेंसेस को फाइनेंस कर पाए। और क्या हो सकता है, ये हमें बता रही होती है कि हमारा जो रिलायंस है वो कितना ज्यादा हमारी बोरोइंग्स पर है। ठीक है, तो अगर प्राइमरी डेफिसिट हाई होगा तो इसका मतलब हम बहुत ज्यादा अपनी बोरोइंग्स पर डिपेंडेंट हैं, जिसकी वजह से डेट सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स हमें बढ़े हुए दिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करें, अगर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई भी लोन रेस कर रही है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अमाउंट इसका होगा। वो इंटरेस्ट अमाउंट हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल लोन अमाउंट से डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो व्हेन दैट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल लोन अमाउंट, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा प्राइमरी डेफिसिट है। मैंने आपको जितना अभी फॉर्मूला समझाया ना एग्जाम पर्पज से, आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, अब गवर्नमेंट के कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट को बोरोइंग्स के लिए हेल्प करते हैं या जरूरत होती है। सबसे पहले तो हो सकता है कि हमें पब्लिक कंजम्पशन के लिए गुड्स और सर्विसेज खरीदने पड़ रहे हो, या पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स करनी हो रही हो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में। इसके अलावा इनकम ट्रांसफर पेमेंट्स करने हो, जैसे कि पेंशन, सोशल बेनिफिट्स हो गए, सब्सिडीज वगैरह। फिर कैपिटल ट्रांसफर पेमेंट्स हमें करनी पड़ रही हो, नेशनल डिफेंस में हमें यूज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ वेलफेयर बेनिफिट्स में। तो ये सब हमारे क्या हो सकते हैं, वो बेसिकली जरूरतें हो सकती हैं जहां पर गवर्नमेंट को पेमेंट्स करनी है। ओके, चलिए, इसके अलावा इंटरप्रिटेशन हमने देख ही लिया। अगर प्राइमरी डेफिसिट आपका जीरो है, पीडी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, फिस्कल डेफिसिट और हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं वो क्या होंगी, वो हमारी बेसिकली इक्वल होंगी, है ना। जिसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट के नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए इनफ होगा। अगर हमारा ये प्राइमरी डेफिसिट जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब गवर्नमेंट को एडिशनल फंड्स चाहिए अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स को फाइनेंस करने के लिए। मतलब कि पीडी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब एफडी हमारा मान लो 5 है ना, और हमारी इंटरेस्ट पेमेंट कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हमने इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दी, 2 हमारे पास अभी भी ऐसी बोरोइंग्स हैं जिसके लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत होगी उनको फाइनेंस करने के लिए। नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव होने का मतलब हो गया कि पीडी जो है, ठीक है, इसका हमारा मतलब है सिंपल सा कि हमारे जो नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू है वो हमारी नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को क्या कर रहा है, उससे ज्यादा है। ठीक है, जिसका मतलब हमारा जो एग्जिस्टिंग डेट है वो कम होता जा रहा है। जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि फिस्कल डेफिसिट इक्वल है इंटरेस्ट पेमेंट के, जिससे कि गवर्नमेंट जो है अब अपनी बोरोइंग्स को क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ रिस्टोर कर रही है टू पे ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, कुछ भी एग्जिस्टिंग लोन्स में ऐड नहीं हो रहा, कुछ भी एग्जिस्टिंग लोन्स में हम यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए, अब दोस्तों हमारे आरबीआई के प्लान्स चल रहे हैं जहां पर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको फेज 1 के लिए क्यूआरई के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मॉक्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम आपको फेज 2 में
क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, नोट्स हम सभी सब्जेक्ट्स के और करंट अफेयर मैगजीन्स भी आपको दे रहे होते हैं। इसमें हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं जहां पर हम मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करते हैं एंड कुछ प्रोग्राम्स हैं जहां पर हम आपको मेंटरशिप प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। हमारे पास वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं जो आप जाकर देख सकते हैं rpacademy.co.in के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें एंड डू लाइक द वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन देता है कि जो कंटेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ भी आ रहा है एंड आप उसको लाइक भी कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जहां पर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी। अलोंग विद दैट हम आपके लिए नए नए कंटेंट लाते रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आप अपने जैसे ही और स्टूडेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनसे चीजें डिस्कस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ में जहां पर मैं आपको यूनियन बजट का सेकंड पार्ट, जो कि हमारे बजट में अभी ऑफरिंग्स आई हैं, वो सारी चीजें बताऊंगी। आई होप आपको चीजें क्लियर है। थैंक यू सो मच।